चारों तरफ अशांति की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। नेपाल से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक पल पल के जानकारी के साथ में पहुंचा रहे हैं। अभी की एक और बड़ी खबर है, काठमांडू में 400 से ज्यादा जो भारतीय हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। भारतीयों को विशेष विमान से लाया जाएगा, जो अभी तक की जानकारी है। भारतीय दूतावास में नजर बनाए हुए इन हालातों पर कल ही हमने आपको बताया था, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। काठमांडू से भारतीयों को लाने की अब तैयारी शुरू हो गई है। 400 से ज्यादा भारतीय बताए जा रहे हैं जो कि अभी नेपाल में फंसे हुए हैं। नेपाल जहां पर सिर्फ काठमांडू नहीं, अलग अलग शहरों में माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी मीटिंग को लेकर भी जानकारी है ताकि हालात सामान्य हो सके। हर वो कोशिश सेना प्रमुख की ओर से की जा रही है, सेना के अधिकारियों की नजर है। और अभी का ताजा अपडेट ये, काठमांडू में 400 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं जिन्हें अब विशेष विमान के जरिए लाया जाएगा भारत। जो भारतीय यहां वहां फंस गए हैं उनको पहले भी भारतीय दूतावास की ओर से ये कहा गया था कि ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी भी तरीके से आप फंसे हैं या किसी के जानकार फंसे हैं तो इन हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी काठमांडू में जो करीब 400 के करीब भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें लाने की तैयारी है, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। जगह जगह जो इमारतों को निशाना बनाया गया है, होटल्स को निशाना बनाया गया है, आग लगा दी गई है, उसमें कुछ भारतीय भी परेशान होते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं जिसमें भारतीय मदद की गुहार भी लगा रहे हैं और भारत सरकार से ये उम्मीद भी कि उन्हें वहां से निकाला जाए। अब अपडेट ये है कि करीब 400 ऐसे भारतीय हैं जो काठमांडू में फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने की कवायद अब शुरू होगी। विशेष विमान के जरिए भारतीयों को लाया जाएगा वापस भारत। लेकिन सिर्फ काठमांडू अकेला नहीं है, नेपाल के अलग अलग शहरों में हिंसा, संग्राम, हंगामा, बवाल, ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब नेपाल में हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं, जिस पर कंट्रोल करने की कोशिश वहां की सेना के जरिए हो रही है। साथ ही साथ जो मीटिंग थी, मीटिंग को लेकर भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जेंजी की सेना से बड़ी डिमांड यहां पर सामने आई है। पहले तो आप ये तस्वीरें देख लें, आपको यहां पर एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती दिख रही है। लोग अपना सामान उठाकर कंधों पर यहां वहां जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वहां पर फंस गए हैं और निकलना चाहते हैं। इसमें कुछ भारतीय भी बताए जा रहे हैं। 400 के करीब ऐसे लोग हैं जो काठमांडू में हैं और भारत से हैं, भारतीय हैं। अब वो वापस भारत आना चाहते हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से संपर्क साधा जा रहा है, विशेष विमान का इंतजाम करवाया जा रहा है ताकि वो जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें कम से कम वापस लाया जा सके। नेपाल जहां पर हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आए, संसद भवन को फूंक दिया गया, पीएम आवास, राष्ट्रपति भवन, मंत्रियों के घर, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर फूंक डाले गए, नुकसान बड़ा हुआ है। साथ ही साथ जो जाने जा रही हैं वो लगातार सिलसिला जारी। और ऐसे में सोचिए जरा कि इमारतें जो फूंकी गई उनकी तो मरम्मत हो सकती है, लेकिन जो जाने गई हैं वो वापस नहीं आ सकती। ऐसे में अब जेंजी सेना से बात करते हुए मांग कर रहे हैं कि जो मारे गए हैं इस आंदोलन में उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, जल्द से जल्द नई सरकार यहां पर बने, क्योंकि मौजूदा सरकार जो थी उसी से नाराजगी जेंजी की थी, यानी कि इन प्रदर्शनकारियों की थी। वो कह रहे थे करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो कह रहे हैं नेपोटिज्म बढ़ गया है, भाई भतीजावाद बढ़ गया है। अपने बच्चों को जो लग्जरी जीवन दे रहे हैं नेता, उनसे जरा आम लोगों की तुलना की जाए। ये कुछ ऐसे इश्यूज रहे जिस पर भड़के हुए हैं प्रदर्शनकारी। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हालात सामान्य करने की कोशिश है। जो लोग वहां फंस गए हैं वो वहां से निकलने की तैयारी में है, लेकिन निकलने का एक जरिया भी होना चाहिए जिसमें भारतीय दूतावास भारतीयों की मदद कर रहा है। साथ ही साथ जो मीटिंग थी, मीटिंग से बड़ी उम्मीदें थी। अब खबर जो है अपडेट के साथ वो जान लीजिए आप। जेंजी की सेना से बड़ी डिमांड यहां पर सामने आई है। वो कह रहे हैं कि देश में जल्द ही चुनाव करवाया जाए। ये जो आंदोलनकारी हैं, जो जेंजी हैं प्रदर्शनकारी, वो ये कह रहे हैं देश में जल्दी चुनाव कराया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए, नेताओं की अवैध संपत्ति जो है, जो भ्रष्टाचार से उन्होंने इकट्ठा की है, वो जब्त होनी चाहिए। साथ ही इस आंदोलन में जो मारे गए लोग हैं उन्हें मृतकों को शहीद का दर्जा मिले। ये तमाम बातें जेंजी की ओर से रखी गई हैं। चूंकि सेना प्रमुख, राष्ट्रपति और जेंजी प्रदर्शनकारियों में बातचीत की आज तैयारी थी और अभी का जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जेंजी ने सेना के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं जिसके बाद ही माहौल शांत हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ तो ओली इस्तीफा दे चुके हैं और साथ ही जो बैन लगाया था सोशल मीडिया पर वो भी फैसला वापस कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शन शांत नहीं हुआ। आप कह रहे हैं जेंजी यानी कि आंदोलनकारी कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन किया जाए, नेताओं ने जो अवैध संपत्ति बनाई हुई थी वो जब्त हो,
जो मृतक हैं इस आंदोलन के, उन्हें शहीद का दर्जा मिले और बेहतर तरीके से देश चल पाए, इसके लिए जल्द से जल्द यहाँ चुनाव होना चाहिए। हमने ये भी देखा और सुना था कल, जो आंदोलनकारी थे वो ये कह रहे थे नेताओं पर भरोसा है नहीं हमें नए नेता चाहिए, युवा नेता चाहिए, और वो कह रहे थे जेनजी पीएम चाहिए हमें नेपाल के लिए। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बातचीत में जो शर्तें रखी गई हैं उन पर पहले तो अमल किया जाए, इस प्रदर्शन की आग को कम से कम शांत किया जाए, और फिर उसके बाद में आगे चुनाव की तैयारी भी सेना को करनी होगी ताकि माहौल फिर से भड़के नहीं। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तहां लोगों के फंसे होने की तस्वीरें हैं, जहां लोग अपना सामान लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। एक तरफ तो प्रदर्शनकारी हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो अपना सामान लेकर वहां से निकलना चाहते हैं। इनमें कुछ भारतीय भी हैं। नेपाल में जेनजी आंदोलन देश की भ्रष्ट और वंशवादी व्यवस्था के प्रति युवा पीढ़ी की घुटन भरी निराशा की विस्फोटक अभिव्यक्ति है। नौजवानों और आम लोगों में नेताओं के प्रति घोर नफरत दिखाई दे रही है। युवाओं का ये आक्रोश बांग्लादेश, श्रीलंका वाले पैटर्न से भी उग्र आंदोलन अब बन चुका है। दक्षिण एशिया के देशों में हाल के सालों में राजनीतिक उथल पुथल बढ़ी है। बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल में एक ही तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है, जहां पर युवा पीढ़ी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। ये युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और खराब शासन से तंग आ चुके हैं। वो बदलाव की मांग कर रहे हैं, जिससे पुरानी सरकारें गिर रही हैं। इन आंदोलनों के प्रभाव लगभग एक जैसे हैं, मुद्दा जो भी हो, लेकिन उसके बाद युवाओं के गुस्से ने सरकार को हटने पर मजबूर कर ही दिया। नेपाल में छात्र और आम नागरिक सड़कों पर हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर पोखरा और विराट नगर तक प्रदर्शन हो रहे हैं। भीषण विरोध की आंधी में केपी ओली सरकार तिनकों की तरह बिखर गई। आंदोलन की शुरुआत बेरोजगारी और भ्रष्टाचार विरोधी नारों से हुई, लेकिन अब इसमें राजनीतिक असंतोष और सत्ता विरोधी भावनाएं भी खुलकर सामने आ गई हैं। ये आंदोलन बांग्लादेश और श्रीलंका के जन विद्रोह से भी आगे निकल गया है। नेपाल में जो हिंसा की आग लगी वो श्रीलंका और बांग्लादेश से भी ज्यादा भयावह है। इस आंदोलन में युवाओं और आम लोगों में नेताओं के प्रति घोर नफरत और घृणा दिखाई दी। नेपाल की स्थिति में बांग्लादेश और श्रीलंका के आंदोलनों जैसी समानताएं दिख रही हैं। लेकिन वास्तविक विरोध के लिए लिहाज से ज्यादा उग्र है। वहां भी शुरुआत भ्रष्टाचार और महंगाई से हुई थी, जो बाद में सत्तारूढ़ नेतृत्व की वैधता पर सवालों में तब्दील हो गई। नेपाल में युवाओं की नाराजगी इस समय चरम पर है और ये केवल भ्रष्टाचार विरोध तक सीमित नहीं रह सकती। मामला सत्ता पलट तक भी सीमित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और सरकार गद्दी छोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। नेपाल में पिछले एक दशक में बार बार सरकारें बदली, पर रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार और आर्थिक स्थिरता जैसे तमाम मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। छात्र इसे उनके भविष्य के साथ धोखा बता रहे हैं। यही वजह है कि आंदोलन परिवर्तन से आगे अब सीधे सत्ता में भागीदारी चाह रहा है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में 2022 का आंदोलन तब सरकार गिराने तक गया, जब महंगाई और आर्थिक संकट ने लोगों को जीवित रहना भी मुश्किल कर दिया। नेपाल में सरकार ने संयम रहते ठोस सुधार कदम नहीं उठाए, इसीलिए यह आंदोलन भी सत्ता विरोधी विद्रोह में तब्दील हो गया है। नेपाल में छात्र नेताओं की रणनीति बांग्लादेशी छात्रों जैसी ही है। छोटे देशों में युवाओं की नई राजनीतिक भाषा को जन्म दे रहा है। सरकार ने भी लंबे समय से इसे केवल छात्रों का आक्रोश और नाराजगी मानकर नजरअंदाज किया
और इसीलिए ये राजनीतिक भूचाल में तब्दील हो गया है। नेपाल की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है। 2024 और 25 में जीडीपी वृद्धि दर मात्र 3.2% रहा। मुद्रास्फीति दर 7% के आसपास। युवा बेरोजगारी दर लगभग 19%। हर साल 4 से 5 लाख युवाओं का विदेश पलायन। ज्यादातर लोग खाड़ी देशों में जाकर मजदूरी करते हैं। कुल आय का लगभग 25% हिस्सा रेमिटेंसेस से आता है। घरेलू स्तर पर नौकरी का संकट भी है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की हालत संभवतः सबसे खराब है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके समर्थकों ने लाहौर में प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और अधिकारियों के घरों पर भी हमला बोल दिया था। ओली ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री यहां वहां भागते फिर रहे हैं। जिस तरह के अभी के हालात हैं नेपाल में, तीसरा दिन लगातार है नेपाल सुलग रहा है। ऐसे में जो मीटिंग हुई है उससे उम्मीद है कि शायद मामला शांत हो। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। दीपक वोरा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। साथ ही साथ रोबिंदर सचदेव जी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। दीपक वोरा सर, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जो हालात अभी नेपाल में बने हुए हैं, देखकर तो तस्वीरें शुरुआती तौर पर श्रीलंका, बांग्लादेश में हुई घटनाओं की याद आई, लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तो सिचुएशन और ज्यादा डरा रही है। सीधे तौर पर आंदोलनकारियों को गोली मार देना, आंदोलनकारी इतने ज्यादा उग्र हो जाना कि मंत्री को नहीं छोड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, पूर्व पीएम की पत्नी को मारा पीटा, एक को तो जिंदा जला दिया। मतलब ऐसे हालात की तो शायद ही उम्मीद की होगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ और आपकी रिपोर्ट सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। अभी आप जिक्र कर रही थी, आपने मुझे बताया कि मैं विदेशी मामलों का जानकार हूँ। मैं 6 देशों में राजदूत रह चुका हूँ भारत का। रोबिंदर सचदेव अभी आएंगे, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। क्या हो रहा है नेपाल में मैम, ये प्रश्न आपने पूछा, मैं आपको बताता हूँ। आपने कंपैरिजन किया है श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में आक्रोश, गुस्सा एक व्यक्ति के अगेंस्ट था जिसका नाम था शेख हसीना। श्रीलंका में गुस्सा जो था वो एक परिवार के अगेंस्ट था, वो राजपक्षे जो भी उसका नाम था। और यहाँ पर नेपाल में पूरी पॉलिटिकल क्लास के अगेंस्ट गुस्सा है। 3 मुख्य कारण है इसके। नेपाल की जो मीडियन एज है 25 साल की है, यानी आधी जनसंख्या 25 से कम है, आधी 25 से ज्यादा है। कई हजार, जैसा आपने कहा, हर महीने देश छोड़ के चले जाते हैं, खाड़ी में जाते हैं, कुछ भारत आते हैं, कुछ यूरोप जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको रोजगार मिल सके, वो वहां से पैसे भेज सके और उनके परिवार जो नेपाल में है वो अपना गुजारा कर सके। क्योंकि इस समय महंगाई भत्ता बहुत ज्यादा है नेपाल में। सरकार झूठ बोलती है कि हमने कंट्रोल किया, कोई कंट्रोल नहीं किया। दूसरी चीज आपने अभी जिक्र किया है कि वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोजगारी है वो 19 अनएम्प्लॉयमेंट 60 चीज ये है मैम, भ्रष्टाचार। अब मेरी बात सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ अस्पताल हैं नेपाल में जो हमारे एनजीओ ने, हमारी सरकार ने सेटअप किए हैं, हम लोग उनको फाइनेंस करते हैं। ये सरकारी अस्पताल हैं, एडमिशन फ्री, दवाइयां फ्री, ट्रीटमेंट फ्री, लेकिन जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं वो घूस मांगते हैं एडमिट करने के लिए। द सेम थिंग विद जो स्कूल है सरकार के। मुझे यहाँ तक याद है कि मैं तो बहुत जाता हूँ वहां पर, मेरे बहुत से मित्र हैं, बहुत प्यार करता हूँ उस देश से, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि आपने जो रिलीफ सप्लाई भेजे थे जब बाढ़ आती है या भूकंप आता है, वो बाजार में बेचते हैं ये नेता। इसीलिए मैम वहां पर जो गुस्सा है अगेंस्ट एनीबॉडी जो पॉलिटिशियन है, इस समय नेता होना नेपाल में खतरे से खाली नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि तो गुस्सा इतना है इस समय जिसको आप जेन जी कहते हो। में देखा, आर्मेनिया में देखा, जॉर्जिया में देखा, लेकिन इस प्रकार का गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा। ये रुकने वाले नहीं है मैम, जितनी मर्जी मीटिंग्स करा लीजिए। वो बेवकूफ पोली जो भी उसका नाम था, मैं सर्वदलीय मीटिंग बुला रहा हूँ, क्या फायदा है? उन्हीं लोगों को बुला रहा है जिनसे ये छात्र नफरत करते हैं।
इसको बहुत पहले चले जाना चाहिए था, पर ये पूरी कोशिश कर रहा था। मैं कंक्लूड करता हूँ मैम, आज सुबह ही मेरे कुछ नेपाली फ्रेंड से बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि 2 शब्द जो नेपाल में जिनसे लोग नफरत करते हैं, पहला है ओली और दूसरा है चाइना। अब आप खुद अपना इससे जो है कंक्लूजन ड्रॉ करना है, कर दीजिए। जिस तरीके से आपने बताया, एक तो बहुत डिटेल में आपने समझाया और आसान भाषा में जब आप बोलते हैं तो व्यूअर्स को ज्यादा समझ में आता है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, वो बड़ी चिंता वाली है। चिंता वाली इसलिए भी है क्योंकि भारत से सटा हुआ है नेपाल, बॉर्डर एरियाज जो अलग अलग जिलों में छूटा है। ऐसे में अगर नेपाल में इतना अनरेस्ट है, इतना ज्यादा बवाल है, तो उसका भारत पर भी तो असर होगा। हालांकि पीएम मोदी ने एक पोस्ट करके कहा वहां नेपाल में लोगों को कि आप शांति बनाए रखिए, शांति कायम करने की अपील की है, लेकिन ऐसी अपीलें साइडलाइन हो जा रही हैं। अच्छा, एक मन में डाउट भी है दीपक सर, ये डाउट कि जेनजी प्रदर्शनकारी इतने उग्र कैसे हो गए। ये कहा जाता है युवा गर्म खून होता है, लेकिन इतना गर्म खून कैसे कि आप किसी की जान लेने पर आमादा हो जाएं, या फिर किसी के घर को फूंक डालें, आप संसद को फूंक डालें। आप नई सरकार बनाने की और चुनाव कराने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन नई सरकार जब बनेगी तो बात कहां करेगी, चर्चा कहां होगी, संसद तो फूंक डाली गई। ये भी सोचना चाहिए, ये कैसे हो पाया। ये मैम, जब गुस्सा आता है तो फिर सोच खत्म हो जाती है, बुद्धि जो है उस समय सो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत हुई थी इस डेमोन्स्ट्रेशन की शांतिपूर्वक तरीके से। सॉरी, मैं कार में जा रहा हूँ, कोलकाता में हूँ, एयरपोर्ट की तरफ, थोड़ा सा हिल रहा है मेरी इमेज। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैम कि शांतिपूर्वक शुरुआत हुई, उसके बाद कुछ गुंडे तत्व इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने हिंसा को भड़काया, उन्होंने कहा आग लगा दो, ये करो वो करो। फिर मॉब मेंटालिटी, ये मैंने बहुत देशों में देखा है, मॉब मेंटालिटी को रोकना बड़ा मुश्किल है। मैंने मिस्र इजिप्ट में देखा था, जब वो बुजुर्ग वहां का राष्ट्रपति था, पता नहीं 150 साल के लिए राष्ट्रपति था, उसके अगेंस्ट जब बगावत हुई तो उसको कोई बचाने वाला नहीं था। लोग निकले कि आओ बाहर निकल अपने घर से, तेरा हलवा बना के हम खाना चाहते हैं, तेरा कोरमा बना के खाएंगे। भाग गया वहां से, जेल में डाल दिया, फिर मर गया। अब मैम बात यह है कि ये जो रेडिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए, इन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की, लेकिन नेपाली लोग, मेजॉरिटी यंग पीपल नेपाली हैं, वो पीस लविंग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, यंग पीपल हैं, नौकरी चाहते हैं, उन्होंने फिर मूवमेंट को वापस ले लिया है अपने हाथों में। मेरा मानना है इस प्रकार की वायलेंस कम होगी, लेकिन यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है जब तक जितने पॉलिटिशियंस हैं, सबकी उम्र 70 साल से ऊपर है, वो छोड़ के भाग नहीं जाते। फाइनली ये ओली मोली रोली का आप लोग कहते हैं वो चीन चला जाएगा, थाईलैंड चला जाएगा, दुबई चला जाएगा, मेरे को तजुर्बा है, मालूम कहाँ जाएगा मैम, वो भारत आएगा। भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। चाइना तो उसने कोशिश की होगी जरूर चीन जाने की, चीन ने बोला होगा अच्छा ओली साहब आप तो साउथ अफ्रीका से है ना, ब्राजील से, मैंने तो आपका नाम भी नहीं सुना। चीन की ये हरकतें बहुत प्रसिद्ध है, और अब इसने अपना काम कर दिया जो करना था, अब इसको चाय के प्याले में मक्खी होती है उसकी तरह निकाल के बाहर फेंक दीजिएगा। सो आई थिंक, मेरा अनुमान है बेटा कि अगले 10 या 15 दिन में ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। भारत ने अपील की है, भारत पे क्या असर पड़ेगा, बांग्लादेश में तहलका मचा था, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में तो हर रोज होता है, असर पड़ेगा, लेकिन हम लोग उसको संभाल लेंगे। कोई ये कहेगी ओ जी वो सारे नेपाली अब भारत में आ जाएंगे, नहीं, हमने बॉर्डर्स पे अपनी सिक्योरिटी तैनात कर दी है। अल्टीमेटली उनको ये फैसला करना है किस प्रकार का नेपाल चाहिए। दे वांट अ प्रोग्रेसिव नेपाल, भ्रष्टाचार जहाँ पे ना हो। ये तो बड़ी चिंता वाली बात आप बता रहे हैं कि 10 से 15 दिन ये हालात इसी तरह के रहेंगे, यानी कि नेपाल जो 2 दिन से जल रहा है, सुलग रहा है, आज लगातार तीसरा दिन है, तो बर्बादी और तबाही और ज्यादा होगी, अनरेस्ट और ज्यादा होगा, प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। हालांकि आज जो मीटिंग हुई है उससे उम्मीद जताई जा रही है, जेनजी ने अपनी शर्तें बता दी हैं, कहा है जल्दी चुनाव कराओ, नई सरकार बनाओ, और जो भ्रष्ट नेता है उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, क्योंकि नाराजगी आज की नहीं, ये लंबे टाइम से चली आ रही है। एक तरफ तो गुर्बत की जिंदगी आम लोग जी रहे हैं, दूसरी तरफ नेता है जो ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। आप रहिए दीपक सर मेरे साथ में, इस बीच अपडेट भी है, नेपाल के आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से सीधे तौर पर अपील भी सामने आई है। सेना ने अवैध हथियार सरेंडर करने के लिए कहा है, अवैध हथियार सरेंडर करें प्रदर्शनकारी, ये सेना ने साफ तौर पर कहा है। एक तरफ तो प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी कराइए, सरकार जल्दी ही बनाइए, हालात देश में बेहतर होने चाहिए, जो भ्रष्ट नेता हैं अपनी संपत्ति बनाए बैठे हैं उन संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए, बेरोजगारी से परेशान, गुर्बत के दिनों से परेशान, गरीबी नेपाल में जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रही थी, साथ ही सोशल मीडिया जहां लोग अपनी भड़ास निकालते थे, सरकार से सवाल पूछते थे, वो तक बैन कर दिया। कुल मिलाकर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा, लेकिन जिस तरीके से उग्र हुआ, एक्सपर्ट्स का अंदाजा यह भी है कि कुछ बाहरी ताकतें हैं, बाहरी शक्तियां हैं जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को अपने हाथ की कठपुतली बनाया, नेपाल में हालात खराब कराए। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का अंदाजा यह भी है कि जो चीन से नजदीकी थी ना ओली की,
वो नेपाल को ले डूबी और इसके पीछे यूएस का हाथ हो सकता है। अभी का जो अपडेट है, सेना ने अवैध हथियार सरेंडर करने के लिए कहा है और ये कहा है कि शांति बनाए रखें। साथ ही हमने वो तस्वीरें भी देखी जब 500 से ज्यादा कैदी जेल तोड़कर भाग गए और अब उनके फरार होने की तस्वीरें भी सामने आई। आज की तस्वीरें वो भी हैं जिसमें कैदी अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर सेना के लोगों से बात करते हुए दिख रहे हैं। हालात हर तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल। हालांकि हमने पहले भी कहा श्रीलंका में, बांग्लादेश में ऐसे हालात देखे, लेकिन यहां मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना, उनके घरों को फूंक डालना और इसी में पूर्व पीएम की पत्नी की जान चली जाना, ये बड़ा डरावना है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को सीधे देखते ही गोली मारने का आदेश हो जाना और अब तक 24 की जान जाना, ये बड़ा डरावना है। लेकिन दीपक सर, एक मन में ख्याल ये भी आया, अगर ये जेनजी हैं, 18 से 28 साल के करीब की उम्र के बीच के हैं, हथियार कहां से आ गए इनके पास में? अवैध हथियार है जो सरेंडर करने की बात सेना कह रही है। आपने मेरे मन की बात पढ़ ली है, ये मैं ही कहने वाला था। मैं आपसे बताता हूँ, दक्षिण सूडान में आपका राजदूत रहा हूँ, हर घर में हथियार है। कई घरों में तो हमको एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मिली थी जब स्वीप किया था वहां पे, बहुत साल हो गए। ये हथियार उस समय के हैं 1995 से 2005 या 2006 तक, जब माओइस्ट उग्रवादी उन्होंने बवाल मचाया था नेपाल में, गृह युद्ध था। वही हथियार लोगों ने अपने पास रखे हैं, किसी ने वापस नहीं किए, उनका प्रयोग किया जा रहा है। गए हैं दो फैक्शन और चीन की पुरानी महिला राजदूत तो दौड़ती फिरती थी, अरे भाई दोस्ती कर लो, मत लड़ो, चीन आपका समर्थन करेगा, चीन किसी का समर्थन नहीं करेगा। तो अब जो सिचुएशन है, ये हथियार उन लोगों के हैं। मेरा यकीन है, क्योंकि बहुत से लोगों से बात करता हूँ। फाइनली आपको बता देता हूँ, मैं परसों सुबह जब ये शुरू हुआ, ये वायलेंस, हिंसा शुरू हुई है, पहले लोग कुछ मरे थे। नेपाल के एक राजदूत विदेश में रहते हैं, उनका बेटा काठमांडू में पढ़ता था, 25-26 साल का था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे बहुत मित्र थे ये राजदूत। इन्होंने मुझे एक मैसेज किया था मैम, उसमें लिखा था, एम्बेसडर दीपक आपके भतीजे को गोली मार दी, उसके बेटे को। क्या बोलूं मैम उसको, मैं भी तो बाप हूं। ये जब उनके, मुझे इतना बुरा लगा यहाँ बैठ के, तो उनके जो परिवार है, ये 30-34 लोग, 35 लोग, ये भी झूठ बोल रहे हैं, कहीं ज्यादा लोग मरे हैं, और उनके परिवारों में क्या गुजरी। अब उनके मदर, फादर, अंकल, आंटी सब सड़कों पे उतरेंगे। ये हो रहा है टोटल रेवोल्यूशन इन नेपाल, और ये आना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत देर तक ये बुढ़े पॉलिटिशियंस देश को लूट रहे थे। वहां का जिनी कोएफिशिएंट यानी इनकम इनइक्वालिटी बहुत जबरदस्त है। जो ऊपर के 10% हैं, उनकी आमदन, उनका खर्चा नीचे के 50% से ज्यादा है। ऐसा चल नहीं सकता है। ये शांति के साथ अगर हल हो जाता, लेकिन ओली और वो प्रचंड पटंड वो ऐसे व्यस्त थे अपना पैसा बनाने में कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया सड़क पे क्या आवाज आ रही। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, गुड लीडर, उसका कान जमीन पे होना चाहिए। ये लोग चूक गए इसके अंदर, और अब ये भुगत रहे हैं। मेरी उम्मीद है, दिल तो चाहता है कि अगले कल से ये शांति आ जाए, हाँ। मन कहता है कि ये नहीं होगा। और आपने एकदम ये दिल की बात जो कही है वो समझ में आ रही है। शांति हम भी चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसा लग नहीं रहा कि एकदम से सामान्य होंगे, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद और तख्ता पलट के बाद हालात सुधरने की बजाय और बिगड़े ही हैं, खराब भी हुए हैं। आज भी लोग वहाँ पर अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं मोहम्मद यूनुस को, लेकिन जो हालात अभी बने हुए नेपाल में, बस उम्मीद कर सकते हैं प्रो भारत कोई सरकार बने और बेहतर हो हालात, भारत के लिहाज से भी, नेपाल के लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया दीपक वोरा सर, न्यूज़ इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए और आसान भाषा में ये सभी डिटेल्स और इतना अच्छा समझाया आपने हमारे दर्शकों को नेपाल के हालात के बारे में। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।